Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1, part 2 of financial reporting. In this session, basically we are talking about financial statements. Now, various topics to be covered in this session are the ratio analysis. Now, first of all, what are ratios? Now, ratios can be expressed in 3 different ways. Ratios को हम रेशो की फॉर्म में जो प्रोपोर्शनेट फॉर्म होता है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स फॉर से एग्जांपल करंट रेशो जो है दैट इज़ 2:1. रेशोज़ को हम परसेंटेजेस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 2% या 3% है. then it can be expressed in the terms of rupees. For example, earning per share जो है that is 200. So ratios basically अलग अलग तरीक़ों में represent किया जा सकता है. But there is an important considerations involved जब एक particular concern ratio analysis को use करती है. Using ratios and percentages without considering the underlying causes may be hazardous to the organization's health. It may lead to the incorrect conclusions. जब एक particular concern ratios और percentages को use करती है उनसे लेकिन analysis करते समय basic causes जिनकी वजह से वो रेशो इस तरीके से हैं उसे अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं दैट इट मे लीड टू द इनकरेक्ट कंक्लूजन्स. Now, what are the various categories of ratios? First is the liquidity ratios. Liquidity का जो basic meaning है वो ये है कि एक business concern के कितनी liquid assets हैं, कितनी जल्दी वो कैश में अपने assets को convert कर सकते हैं. Now, liquidity ratios basically indicates a company's short-term debt-paying abilities. Debt is basically the liability of a business concern. जो उनका short-term liabilities है, कंपनी कितनी जल्दी उन डेट्स को क्लियर कर सकती है, कितनी जल्दी उसकी पेमेंट कर सकती है, ये हम लिक्विडिटी रेशो से एनालिसिस करते हैं. देन इक्विटी रेशोज़, जैसे लिक्विडिटी रेशो तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस था, ऐसे ही इक्विटी रेशोज़ जो है वो एक कंसर्न की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताते हैं. ये रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इन अ कंपनी. जब एक बिजनेस कंसर्न फाइनेंस करती है अपनी कैपिटल को they might use debt as well as equity. So वो relationship क्या है debt और equity के बीच में that can be understood in equity ratios. Then we have profitability test. Now profitability test की जब हम बात करते हैं it relates income to other variables. जितने अलग variables होते हैं income को हम उनसे compare करते हैं so that we finally conclude कि profitability overall कितनी रही है. Then market test, it helps assess relative metrics of stocks in the market places. Now, what are the 10 different ratios which one must know when they are doing the financial statement analysis? सबसे पहले current ratio, इसको हम working capital ratio भी बोलते हैं. Current ratio basically एक business concern की liquidity के बारे में हमें बताता है. Then we have asset test, क्विक रेशो भी इसको बोलते हैं या फिर कैश फ्लो लिक्विडिटी रेशो भी इसको बोला जाता है. देन वी हैव अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर्स, देन नंबर ऑफ डेज सेल्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री टर्नओवर्स या फिर टोटल एसेट्स टर्नओवर. देन वी हैव इक्विटी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़, उसमें इंक्लूड करते हैं हम इक्विटी या फिर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशो, इसमें हम इक्विटी टू डेट का रेशो निकालते हैं. देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, इसमें रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट्स बेसिकली कैलकुलेट करते हैं. इट कुड बी नेट इनकम टू नेट सेल्स रेशो, इट कुड बी रिटर्न ऑन एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशोज़, देन इट कुड बी अर्निंग्स पर शेयर या फिर टाइम इंटरेस्ट अर्नड या फिर टाइम्स प्रेफर्ड डिविडेंड अर्नड. देन वी हैव मार्केट टेस्ट. जब मार्केट टेस्ट की बात करते हैं देयर कुड बी लॉट ऑफ रेशोज़ लाइक प्राइस अर्निंग रेशोज़, पे आउट रेशोज़, डिविडेंड यील्ड रेशोज़, देन कैश फ्लो पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक. Now let us try to understand all of these ratios in detail. First is the current ratio. Current ratio को हम calculate कर सकते हैं by current assets dividing by current liabilities. Current assets वो सारे assets जो एक business concern को day to day operations के लिए चाहिए. Current liabilities जो सारी वो लाइबिलिटीज़ वो सारी ऑब्लिगेशंस जो डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से एक बिजनेस कंसर्न के लाइबल हैं. करंट एसेट्स में इंक्लूड योर स्टॉक, वेयर इज़ योर करंट लाइबिलिटीज़ इट माइट इंक्लूड लाइक आपको अगर कोई रेंट पे करना है या फिर इफ़ इट इज़ लाइक कि जो आपके रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ द करंट लाइबिलिटीज़. जो करंट रेशो है बेसिकली ये मेजर करता है
एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे द करंट डेट्स एज दे बिकम ड्यू। जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं एक बिजनेस कंसर्न के, जैसे अलग अलग अमाउंट ड्यू होते हैं, जैसे डिफरेंट डेट्स ड्यू होते हैं, कितनी जल्दी एक बिजनेस कंसर्न उसको पे कर सकता है, दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ करंट रेशो। देन वी हैव एसिड टेस्ट रेशो। नाउ एसिड टेस्ट रेशो को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला। If we divide quick assets by current liabilities, we will get asset test ratio. Now quick assets क्या होते हैं? Quick assets में basically include होता है cash, your marketable securities, accounts receivable and current notes receivable. इन सब का जो sum up है that is the quick assets. जब उसको हम divide कर देते हैं current liability से, that will give us asset test ratio. Then we have accounts receivable turnovers. Now when we talk about accounts receivable turnovers, it can be calculated by using this formula: sales on account divided by average accounts receivable. Now this ratio basically measures कि कितने टाइम अ कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिसीवेबल्स इनटू कैश एवरी ईयर। जितने भी रिसीवेबल्स हैं टोटल एक बिजनेस कंसर्न के, उसे वो बिजनेस कंसर्न कितनी बारी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, दैट इज़ बेसिकली दी अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर्स। अब जो सेल्स ऑन अकाउंट है दैट इज़ बेसिकली योर सेल्स ऑन अकाउंट को हम क्रेडिट सेल्स भी बोलते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स, एवरेज नेट अकाउंट्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। देन डेज सेल्स इन अकाउंट्स रिसीवेबल, कितना ऑन एवरेज कितने दिन लगते हैं एक कंपनी को अपने अकाउंट रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किए हैं तो कितने टाइम पीरियड में आप अपने वो क्रेडिट जो आपका अमाउंट ड्यू था अपने डेटर से, कितने टाइम में आप रिकवर कर पाते हैं। दिस इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड बाय using this formula. You can divide 365 days with account receivable turnover. जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में जो रेशो अभी कैलकुलेट करना सीखा था, उसको अगर आप 365 डेज से डिवाइड कर देते हैं, you will get the days sales in accounts receivables. In practice, usually 45 days is a desired number of days in receivables. Then we have inventory turnover. Now inventory turnover is calculated by using this formula: cost of goods sold divided by average inventories. Now what is cost of goods sold? Cost of goods sold कितना cost एक कंपनी को incur करना पड़ रहा है for selling their goods. Now अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से एक कंपनी को क्या पता चलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से एक बिजनेस कंसर्न ये एस्टिमेट कर सकती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री जो है बेची जा रही है और रिप्लेस की जा रही है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो एक बिजनेस कंसर्न के लिए निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इन्वेंट्री इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर एनी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अगर इन्वेंट्री में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अगर एक बिजनेस कंसर्न ने लगाया हुआ है, उस केस में कंपनी को अपने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वो कॉस्ट को इन्वेंट्री में लगाना पड़ेगा। अगर वो पैसा इन्वेंट्री में नहीं लगाया जाता, दे वुड हैव इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट समवेयर एल्स, जिससे उन्हें अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ऐसे ही अगर इन्वेंट्री में ज़रूरत से कम पैसे लगाए हैं, इन्वेंट्री जो है कम मेंटेन की गई है, उस केस में भी इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ बिजनेस कंसर्न। वाई? बिकॉज दे वर सपोज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। अगर प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री नहीं होगी, they cannot meet the customer's requirement. Then we have equity ratios. Now what are equity ratios? Equity ratio को हम कैलकुलेट कर सकते हैं by following this formula. स्टॉक होल्डर्स इक्विटी को अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एसेट से, दिस विल गिव अस इक्विटी रेशो। नाउ अब इक्विटी रेशो किस काम आता है एक बिजनेस कंसर्न के लिए? इक्विटी रेशो मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स प्रोवाइडेड बाय स्टॉक होल्डर्स। सो बेसिकली इक्विटी रेशो हमें ये बताता है कि टोटल एसेट्स में से कौन से ऐसे एसेट्स हैं, कितना अमाउंट है उन एसेट्स का जो स्टॉक होल्डर्स ने दिया है। नाउ वी हैव नेट इनकम टू नेट सेल्स। इनकम कितनी जनरेट हो रही है विद गिवन लेवल ऑफ सेल्स, ये हम यूजुअली एस्टिमेट करते हैं इस रेशो से। इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द सेल्स विच इज़ रिटेन्ड एज प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऐसा कितना पोर्शन है जिसको हम, सेल्स का ऐसा कितना पोर्शन है जिसको हम प्रॉफिट की तरह रिटेन बिजनेस में करेंगे। नाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय this formula: net income divided by net sales. Then the eighth formula is return on stockholders
इक्विटी. नाउ बेसिकली जो ये फॉर्मूला है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द इनकम प्रोड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ अ फर्म. कितनी इक्विटी एक बिजनेस फर्म में लगी हुई है और उससे कितनी इनकम जनरेट हो रही है. सो बेसिकली इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंसर्न में कितनी कैपेसिटी है इनकम प्रोड्यूस करने की. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जो ये फॉर्मूला दिया है इसकी हेल्प से, इट इज़ नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी. Then we have earning per share. Now this is also a very important ratio for any of the business concern. The financial press regularly publishes actual and forecasted EPS amounts. Now इसको हम calculate कैसे करते हैं? इसको हम calculate करते हैं by earning available to the common stockholders divided by weighted average number of common shares outstanding. इन दोनों ही चीज़ों को calculate करके divide करके we can estimate the earning per share. Then the 10th ratio is प्राइस अर्निंग रेशियो. इसको हम PE रेशियो भी बोलते हैं. नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. नाउ इट प्रोवाइड्स सम मेजर ऑफ वेदर द स्टॉक इज़ अंडर और ओवर प्राइस्ड. जो एक पर्टिकुलर स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं उसका जो हमने वैल्यू फिक्स किया हुआ है, या वो अंडर प्राइस है या फिर ओवर प्राइस है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियोज़. Now this is an example of the different ratio. Let us try to calculate these different values. First of all, what is the net worth? Net worth एक business firm की हम calculate कर सकते हैं by adding capitals and reserves of a business firm. Now कैपिटल्स और जितने भी रिजर्व्स हैं ये बेसिकली लाइबिलिटीज़ होती हैं फर्म की. लाइबिलिटीज़ आर दी ऑब्लिगेशंस. एक पर्टिकुलर कंसर्न की जो ऑब्लिगेशन है, जो उन्होंने पेमेंट करनी है, उसको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं. वेयर एज जो एसेट्स होते हैं वो सारे रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस फर्म लीगली ओन करती है. नाउ यू विल बी थिंकिंग कि कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हो सकती है. व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, देयर इज़ वेरी कॉमन एजम्पशन विच वी ऑल बिजनेस हार्ट सपोज टू फॉलो, दैट इज़ दी सेपरेट लीगल एंटिटी. एक जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं, सेपरेट एंटिटीज़ हैं इन दी आइज़ ऑफ लॉ. सो जो भी ओनर कैपिटल एक बिजनेस फर्म को देता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस को आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो कैपिटल ओनर को रिटर्न करना है. दैट इज़ वाई वी ट्रीट कैपिटल एज अ लाइबिलिटीज़. सो कैपिटल प्लस रिजर्व्स विल गिव अस द नेट वर्थ. कैपिटल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 है एंड रिजर्व 20 है, सो द नेट वर्थ विल बी 200. Then the tangible net worth. Tangible net worth can be calculated by using the formula net worth minus the goodwill. Now as you all can see, net worth जो एक business firm की यहाँ पे है, that is 150. Then outstanding liabilities. Outstanding liabilities जितनी ऐसी liabilities हैं जो business firm को अभी भी पे करनी है. सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय टर्म लोन जो है एक बिजनेस फर्म का, प्लस बैंक में जो उनका CC अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, प्लस क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, प्लस जो प्रोविजंस हैं. सो 300 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 50, दिस विल गिव अस 600. देन नेट वर्किंग कैपिटल. नेट वर्किंग कैपिटल जो एक बिजनेस कंसर्न को डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए कैपिटल चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. नेट वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. नाउ एज यू ऑल कैन सी, करंट एसेट्स जो यहाँ पे हैं दैट इज़ द कैश, देन वी हैव द रिसीवेबल्स, then we have the inventories. So it is basically 350, 150 plus 50 plus 150, that is 350 minus the current liabilities. Now current liabilities कौन कौन सी हैं? सबसे पहले current liabilities है हमारे trade creditors, then the bank liabilities, so that is 250. So net working capital हमारी है 350 minus 250, that is 50. देन करंट रेशो, जैसे हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में डिस्कस किया था, करंट रेशो इज़ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स हमने अभी निकाले थे ऊपर वाले रेशो में, दैट इज़ 350 डिवाइडेड बाय 300 विच आर करंट लाइबिलिटीज़. सो दिस विल गिव अस 1.7:1. दिस इज़ द करंट रेशो. देन क्विक
रेशो। क्विक रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज़ क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब जो क्विक एसेट्स हैं हमने जैसे डिस्कस किया था उसमें हम कैश को इंक्लूड करते हैं प्लस रिसीवेबल्स को इंक्लूड करते हैं, तो दैट इज़ 150 + 50 दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ जो हमने अभी पहले भी कैलकुलेट की हैं दैट इज़ 300. सो द क्विक रेशो विल बी 0.66:1. Then this is another exercise for your practice. First, we will be calculating the debt equity ratios. Now, debt equity ratios will be calculated as we will divide the term loan with different इक्विटीज़. अब इक्विटीज़ कौन कौन सी है एक बिजनेस कंसर्न की, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें वी विल डिवाइड 600 बाय 200 + 100 दैट इज़ 2:1. देन टेंजिबल नेट वर्थ. टेंजिबल नेट वर्थ जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा है, टेंजिबल नेट वर्थ इज नेट वर्थ माइनस गुडविल. सो दिस इज 200 in this case. Then total outside liabilities over total tangible net worth. This is 11:2. Then we will again calculate the current ratio. Current ratio is current assets divided by current liabilities. अब जो यहाँ पे current assets हैं these are basically inventories, then receivables and then investment in government securities. So 300, 150 + 50 divided by current liabilities. Now current liabilities are bank balance plus your sundry creditors, that is 400 + 100 that is 500. So we will be dividing current assets over current liabilities. So current ratio जो हमारा इस केस में आएगा that is 1:1. Now these are some of the questions for your own practice. First explain the various profitability ratios. Profitability के ऐसे कौन कौन से ratios है जो business concern use करती है. Then explain what are methods of financial analysis. Financial analysis के कौन से different methods हैं. Vertical analysis है, horizontal analysis, ratio analysis, comparative analysis, trend analysis. All these types of analysis you need to explain in details. That's all about this session. Thank you.